हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। तो भैया फटाफट से आ जाइए क्लास के अंदर और आते ही अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। इसी के साथ साथ कान में लीड और फोन में चार्जर भी लगा लो। चलिए शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। आप लोग जानते हो कि क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी थंबनेल देख लिया होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2, जहां पे अपन समझने वाले हैं कितने तरीके के डिसीजंस होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डिसीजंस, और एक फाइनेंशियल मैनेजर को इन डिसीजंस को लेते समय किस तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये भी हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है यार, आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इस सेशन को आप शेयर कर दो अपने दोस्तों तक और आप चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाओ। और तीसरा काम क्या करना है, अगर आपको सारी ही फैकल्टीज से जुड़ना है और सारी खोज खबर रखनी है, सारा अपडेटेड रहना है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बेटा आपको क्या करना होगा, आपको अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पे कम्युनिटी का ऑप्शन होगा। कम्युनिटी पे जाके मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लिखा होगा उसमें बीएसटी एंड अकाउंट्स बाय हर्ष सर और मेरी फोटो लगी होगी। तो भैया कम्युनिटी को भी फटाफट से जाके क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत सारा अपडेट, बहुत सारा मटेरियल, माल पानी मिलता है पढ़ाई से रिलेटेड। चलो यार आप करते हैं अपने चैप्टर को शुरू। देखो मेरे पीछे एक अभी आपको एक छोटा बच्चा दिख रहा था, वो छोटा बच्चा नहीं है, वो फाइनेंशियल मैनेजर है किसी कंपनी का, फाइनेंस का मैनेजर है, और वो सोच रहा है क्या करूं कैसे करूं। बेसिकली सोच किस बारे में रहा है, वो सोच रहा है 3 चीजों के बारे में। पहला तो उसका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये डिसीजंस प्रॉपरली 3 तरीकों में बांटे गए हैं, मतलब ये डिसीजंस 3 तरीके के हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। मैं आपको एक एक लाइन में बता देता हूं, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इन सारे डिसीजंस का मतलब क्या होता है। देखो यार, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है ना कि इन्वेस्टमेंट कहां करें। पैसा आ गया हमारे पास 200-300 करोड़ रुपए है, लेकिन इन्वेस्ट कहां करना है। अब आपका सिंपल सा जवाब होगा, सर इन्वेस्ट वहां करेंगे जहां से रिटर्न ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, जहां पे आरओआई ज्यादा होगा ना, जहां पे रिटर्न ज्यादा होगा वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। पहली बात तो ये। सर दूसरी बात ये, क्या इन्वेस्टमेंट का और कोई भी रूप है? हाँ बेटा, दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी कंपनी के लिए एसेट्स खरीद लीजिए, आप अपनी कंपनी के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीद लीजिए। मशीनरी खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, तो मशीनरी भी आपको पैसे कमा के ही दे रही है ना भाई। मशीन पे आप प्रोड्यूस करोगे एंड प्रोडक्शन से आप पैसे कमाओगे, तो आप एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एज अ फाइनेंस मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उसका बेसिक मोटिव ये होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे 2 डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये दोनों चीजें मैं आपको कहां पढ़ाऊंगा ये बता देता हूं, ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का एक अकेला मैं पार्ट लाऊंगा, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये शायद हमारा पार्ट आखिरी पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट पार्ट है। और वर्किंग कैपिटल की अगर बात किया जाए तो बेटा जब मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट लेके आऊंगा ना, तो वहां पे आप ये सब भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा होता है फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि पैसा कहां से लिया जाए। तो आपको पता है भैया, फाइनेंस लेने के 2 ही तरीके बताए गए हैं। पहला बताया गया है डेप्ट, यानी कि कोई बोरोइंग है ना, आप बोरो कर लो, और या आप डिबेंचर वगैरह इशू कर लो। बेसिकली डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आता है, या आप डिबेंचर इशू कर लो। और या तो इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचो, इक्विटी बेचो और वहां से पैसा उठाओ। 2 ये तरीके हो गए, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। डिविडेंड डिसीजन की बात किया जाए तो डिविडेंड डिसीजन में क्या देखना होता है कंपनी के मालिक को या फाइनेंस मैनेजर को, कि कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाए। बेसिकली यार देखो, मान लो मैं हूं और कंपनी तुम्हारी है, मैंने तुम्हारी कंपनी के अगर शेयर खरीदे तो मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए ना। आखिर मैं शेयर क्यों खरीदूंगा? 2 कारण है। पहला कारण, शेयर के रेट बढ़ेंगे तो मेरा फायदा होगा, मैं बढ़े हुए शेयर के रेटों को, शेयर के रेट पे शेयर बेच दूंगा और मेरा फायदा होगा। जैसे कि मान लो मैंने शेयर 20 रुपए का खरीदा 2020 में, और 2023 में वो शेयर 30 रुपए का हो गया, तो मेरा 10 रुपए का फायदा हो गया। एक तो ये तरीका पैसा कमाने का मेरे लिए, एज अ शेयर होल्डर मैं बता रहा हूं। दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं आपकी कंपनी के ज्यादा शेयर खरीदूं जिसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिले, तो वो मेरी दूसरी कमाई हुई, ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन में बेसिकली एक फाइनेंस मैनेजर को
ये डिसीजन लेना है कि इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया जाए। अब देखो यहां पे कहानी ये आती है कि मैंने आपको बताया ना कि भैया डिविडेंड जो है देते समय आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपके डिविडेंड स्टेबल हो, यानी कि डिविडेंड आप थोड़ा थोड़ा ही दें लेकिन बराबर देते रहें, स्टेबल हो या रेगुलर हो। और दूसरी बात यह है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज करने के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, ये मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में समझाया था। जिन बच्चों ने वो फर्स्ट वाली वीडियो देखी हुई ना, उनको पूरी तरीके से आता है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, जो डायरेक्टली यहां पे आ गए, वो इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट वाला पार्ट भी देख लेना, ठीक है ना। ओके, समझ गए बात को। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब सर ये डिविडेंड एक्चुअली में होता क्या है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यार, क्या होता है ना, जब कभी भी आपने देखा है ना डिबेंचर, तो डिबेंचर ऐसे लिखा होगा, अकाउंट्स में पढ़ना जब डिबेंचर्स का चैप्टर, तो ऐसे लिखा होगा 10% डिबेंचर्स। बेटा यहाँ पे 10% का क्या मतलब है, लिखा होगा 10% डिबेंचर्स। 10% का मतलब है कि आपको 10% इंटरेस्ट देना है। तो बेसिकली बेटा डिबेंचर पे हम देते हैं इंटरेस्ट और शेयर्स पे हम देते हैं डिविडेंड। कौन किसको देता है भैया, कंपनी देती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा। तो अब आप डिविडेंड डिसीजन का मतलब समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अच्छा सर ये सब तो समझ में आ गया, डिविडेंड वगैरह सब समझ में आ गया। सर ये डिविडेंड देते कहां से हैं, हम लोग डिविडेंड देते हैं रिटेन्ड अर्निंग से। सर ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, क्योंकि बच्चों देखो मैं आपको इसलिए एक एक टर्म समझा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में ना अगर ये टर्म्स समझ में आ गए ना तो बाकी की कहानी आप खुद ही लिख लेंगे। कैसे बताता हूं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, देखो एक बात बताओ, तुम अपने घरों में सेविंग करते हो, अपने घर में सेविंग करते हो ना। तुम्हारे माँ बाप सेविंग करते हैं, क्यों करते हैं, पापा मम्मी हमारे सेविंग करते हैं ताकि भाई उनको पता है कल के बच्चों की पढ़ाई होनी है, कोई मेडिकल एक्सपेंस होना है, कोई इमरजेंसी के केस में माँ बाप जो है हमारे सेविंग करके रखते हैं। तो हम लोग सेव करते हैं पैसा, उसे हम सेविंग कहते हैं। लेकिन जब एक कंपनी पैसा बचाती है ना, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। साफ साफ पता लग रहा है, अर्निंग माने की कमाई, अर्निंग माने क्या, अर्निंग को हिंदी में क्या कहेंगे, कमाई, और रिटेन्ड को कहेंगे बचा हुआ। रिटेन, रिटेन वर्ड का देख लेना मीनिंग यही होता है, बचा हुआ, जो बचा लिया गया हो, दैट इज रिटेन्ड। तो बची हुई कमाई, बची हुई अर्निंग क्या हो जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगी। तो यानी कि डिविडेंड कहां से दिया जाएगा भाई साहब, डिविडेंड दिया जाएगा प्रॉफिट में से या फिर पैसा बचा के। अब आप लोग को मोटी मोटी एक आइडिया, मोटा मोटा एक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इस पूरे पार्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। और ये पार्ट थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि सारे डिसीजंस हम यहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट लंबा जाएगा, इसलिए आराम से बैठे रहना, ठीक है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि ये सारे डिसीजंस आपको पढ़ने हैं। एंड ये आपके टॉपिक के लिए, ये आपके चैप्टर के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मैंने आपको सारे डिसीजंस का मतलब बता दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताया आपको, फाइनेंशियल डिसीजन बताया, डिविडेंड डिसीजन बताया। इन्वेस्टमेंट में देखना है कंपनी को कि इन्वेस्ट कहां करे, फाइनेंशियल में देखना है कि पैसा कहां से लिया जाए, और डिविडेंड में देखना है कि डिविडेंड कैसे कैसे कब कब डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक डिसीजन को समझना। तो सबसे पहले मैं लाता हूं आपको फाइनेंशियल डिसीजन पे। सबसे पहले हम ये बीच वाला कवर कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन पे, ठीक है। अब देखो यार, ये आपको नजर आ रहा है ना फाइनेंशियल डिसीजन, हाँ। तो फाइनेंशियल डिसीजन मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहां पे आप एक कंपनी को डिसाइड करना है कि पैसा कहां से लिया जाए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि भैया एक है प्रोजेक्ट ए और एक है प्रोजेक्ट बी, ये दोनों ही प्रोजेक्ट हैं। अगर मेरी कंपनी, ये मेरी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करती है तो वहां पे मुझे ये उम्मीद है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो यहां पे है वो मेरे लिए 15% का है, यानी कि मुझे उम्मीद है कि मुझे 15% का लाभ होगा, फायदा होगा। लेकिन प्रोजेक्ट बी में मुझे उम्मीद है कि 25% का लाभ होगा या फायदा होगा। अब आप मुझे बताइए बेटा, आप अगर कंपनी के मालिक होंगे, फाइनेंस मैनेजर होंगे, तो कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? आपका जवाब होगा सर हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट बात है, आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे क्योंकि यहां से आपको पैसा ज्यादा मिलना है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। बेटा उसी तरीके से आप मुझे बताओ कि दो बैंक हैं, एक है बैंक ए
और एक है बैंक बी, ठीक है ना, बैंक बी। मतलब इसका मैंने आपको क्यों बताया एग्जांपल, ताकि आपको यह पता लगे कि जहां फायदा होगा वहां पे हम जाएंगे। यहां पे देखिए एक है बैंक ए और एक है बैंक बी, करेक्ट है, गलत तो नहीं कह रहा। अब बैंक ए में आपको लोन मिलता है, इंटरेस्ट रेट है 10%, और बैंक बी में आपको लोन मिलता है, इंटरेस्ट रेट है 12%। आप मुझे बताइए आप लोन कहां से लेंगे, आपको क्या करना है, लोन लेना है। आप मुझे बताओ बेटा आप लोन कहां से लोगे, आप कहोगे सर मैं लोन बैंक ए से लूंगा क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट रेट कम है। तो बेटा यही फाइनेंशियल डिसीजन है, हमको यही तो डिसीजन लेना है ना कि फाइनेंस कहां से लिया जाए, फाइनेंस कितना लिया जाए, बस यही फाइनेंशियल डिसीजन है। अब जरा पढ़ के देखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस दिख रहा है हरा, हाँ, फाइनेंसिंग डिसीजंस रिफर्स टू द डिसीजंस दैट कंपनीज need to take regarding what proportion of equity and debt capital to have in their capital structure। फाइनेंसिंग डिसीजन में एक कंपनी को यही देखना है कि भैया लोन लिया जाए, लोन लेंगे तो किस बैंक से लेंगे, जो सबसे सस्ता लोन देगा, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जहां पे कंपनी को यह देखना होता है कि कितनी इक्विटी और कितना डेप्ट उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है, कितना इक्विटी और कितना डेप्ट। बेसिकली डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर आप अकाउंट्स में देखेंगे ना उठा के, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आइडियल अकाउंट्स में जो बताया गया है वो 2:1 बताया गया है। यानी कि अगर एक इक्विटी हो तो 2 डेप्ट हो, यानी कि दुगना डेप्ट होना चाहिए। जैसे अगर मेरी कंपनी में 20,000 में इक्विटी से उठाता हूं तो 40,000 में डेप्ट से उठाऊंगा। बात समझ में आ रही ना, डेप्ट से उठाऊंगा, मतलब जस्ट डबल होना चाहिए डेप्ट, ऐसा डेप्ट इक्विटी रेशियो कहता है अकाउंट्स में, हम वही मान के चलते हैं। देखो अब यहां पे यही लिखा है फाइनेंसिंग डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं किसी कंपनी के लिए जहां पे कंपनी को यह डिसाइड करना होता है कि इक्विटी लिया जाए या डेप्ट लिया जाए इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, उनके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। इट मींस द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। अब देखिए यहां पे ये जो एग्जांपल है वो मेरा वाला काम कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, बेस्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, सबसे बेस्ट सबसे चीप फाइनेंस लेने का अल्टरनेटिव कौन सा है, सबसे बेस्ट सबसे चीप अल्टरनेटिव पैसा उठाने का कौन सा है, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन इज अ कंसीडरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मुझे यह देखना है कि जहां से भी मैं पैसा उठा रहा हूं वहां पे कॉस्ट कितनी लग रही है। बैंक ए में कॉस्ट कम लग रही थी, बैंक बी में ज्यादा लग रही है, तो मुझे यह देखना है कि कॉस्ट मेरी कहां कम लग रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं एक बात का ख्याल जरूर रखूंगा कि मेरा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो मेरी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट माने एग्जांपल के तौर पे आपने बैंक ए से 10% पे ब्याज पे लोन लिया था, ठीक है, तो कॉस्ट कितना है 10%, और इन्वेस्टमेंट रिटर्न की उम्मीद है 25%, रिटर्न की उम्मीद है 25%, ठीक है। कॉस्ट जो थी आपकी बैंक ए से लोन लेने पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ा 10% का, लेकिन कमाई हुई 25%, तो भैया फायदा कितने का हुआ, फायदा हुआ 15% का। इसका मतलब बच्चों कि आपको हमेशा यह देखना है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है वही मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि कितना आप कमाई करेंगे वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, कितनी आपकी कैपिटल की कॉस्ट लगी, कितना आपको देना है, उससे हमेशा आपकी कमाई ज्यादा होनी चाहिए। मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा तो मेरे पास 20 रुपए कहीं से आए हो तभी मैं 10 रुपए का पेन खरीदूंगा, यानी कि अर्निंग इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए आपकी कॉस्ट से, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ गए बात को। ये होता है फाइनेंशियल डिसीजन। और अब हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। ये जितना भी मेरे पीछे आपको लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं। देखो फाइनेंस उठाना है, कहां से उठाएंगे, उस जगह से उठाएंगे जहां पे कॉस्ट कम हो, ठीक है। तो हमें देखना है हमेशा कि हम फाइनेंस वहां से ले जहां से कॉस्ट कम हो, हम फाइनेंस कभी भी वहां से ना ले जहां पे कॉस्ट ज्यादा हो, ठीक है। देखो अब फाइनेंस मैनेजर यहां पे लिखा हुआ है, अब फाइनेंस मैनेजर जनरली प्रिफर्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक फाइनेंस का जो मैनेजर होगा ना वो हमेशा
चीपेस्ट सोर्स ढूंढेगा, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस ढूंढेगा। रिस्क की बात किया जाए, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय हमेशा ही फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय हमेशा ही डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि कितना रिस्क हमारी कंपनी को हो रहा है बोरोड फंड से, वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई कंपनी डेप्ट इशू करती है तो भैया जितना डेप्ट ज्यादा होगा रिस्क उतना ही ज्यादा होगा, जितना इक्विटी आप इशू करोगे रिस्क उतना ही कम होगा। ठीक है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है। अब पूछो क्यों? बेटा मान लो तुमने जो है आईफोन खरीदा है, मान लीजिए आपने आईफोन खरीदा है ईएमआई पे, आपने 1 लाख रुपए का आईफोन जो है ईएमआई पे ले लिया है, आपकी सैलरी बहुत ही कम है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है और आपकी सैलरी आना बंद हो गई है, क्या करेंगे? आईफोन की ईएमआई की किस्त कहां से चुकाएंगे? नहीं चुका पाएंगे, रिस्क है ना। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा बोरोड फंड यानी कि डेप्ट में हमेशा रिस्क ज्यादा होता है, इक्विटी में रिस्क हमेशा कम होता है। बोरोड फंड हैज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क एज कंपेयर टू द ओनर्स फंड। द फाइनेंस मैनेजर कंसीडर द रिस्क इन्वॉल्व्ड। In the case of equity, the risk is low, and in the case of debt, the risk is high. इक्विटी के केस में रिस्क हमेशा कम होगा, डेप्ट के केस में रिस्क हमेशा ज्यादा होगा। फिर आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो सिक्योरिटीज को इशू करते समय कंपनी का खर्चा हो जाता है। सर बहुत सारे खर्चे होते हैं सर, शेयर इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ती है, स्टैम्प पेपर का खर्चा, ये फीस का खर्चा, कुछ गलती हो गई तो सरकार पेनल्टी काट लेती है उसका खर्चा, ब्रोकर रजिस्टर कराने का खर्चा, अंडर राइटिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे जो आते हैं वो फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं। पढ़ के देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व्ड इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। आप कोई भी सिक्योरिटी इशू करेंगे ना, आपको फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बचानी है तो इक्विटी प्रिफर करो, नहीं बचानी है तो डेप्ट जाने दो। देखो यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप इक्विटी इशू करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन अगर आप डेप्ट इशू करते हैं ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगी। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब सिंपल सा इतना है, मैंने आपको बताया ना फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। वो कॉस्ट कंपनी जब, जैसे मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू करने जा रहा हूं ना, तो मुझे कुछ खर्चा देना पड़ेगा, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। कुछ लीगल खर्चे, कुछ दस्तावेजों के खर्चे, डॉक्यूमेंट्स के खर्चे, ये खर्चे, अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज, ये सारे खर्चे देने पड़ते हैं। अगर खर्चा बचाना है तो इक्विटी इशू करो, अगर खर्चे बढ़ाने हैं तो डेप्ट इशू कर लो। मतलब इक्विटी में कम खर्चा होता है ये मान के चलो, ठीक है, डेप्ट में ज्यादा हो जाता है। आगे समझते हैं कैश फ्लो पोजीशन। अब देखो यार, यहां पे एक चीज और आपको समझाता हूं। देखो क्या है, जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, जिस कंपनी का कैश फ्लो ज्यादा है ना, वो डेप्ट प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन जिस कंपनी का कैश फ्लो कम है वो डेप्ट को ना ही प्रिफर करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इन दैट केस वो इक्विटी प्रिफर कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो यार, दो अलग अलग चीजें हैं, प्रॉफिट और कैश फ्लो। आप प्रॉफिट और कैश फ्लो को मर्ज नहीं कर सकते। प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश फ्लो। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ये पेन हुआ, ये पेन था मेरे पास, मैंने इस पेन को आपको बेच दिया, आप इस पेन को ले गए, ठीक है, पेन दिख रहा है, ले गया। आपने ये पेन मुझसे 20 रुपए का खरीदा, लेकिन कैश में पेमेंट नहीं करी। आपने कहा सर 2 महीने बाद दूंगा, क्रेडिट पे आप सामान ले गए। अकाउंट्स में एंट्री करते थे ना, राम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे आप सामान ले गए 2 महीने बाद। बेटा प्रॉफिट तो हो गया मेरा, सेल कितने की हुई? 20 रुपए की, लेकिन पैसा आया जेब में एक नहीं। समझ रहे हो? अब इसकी एंट्री तो मैं किताब में कर दूंगा ना कि भैया मेरा एक पेन बिका है 20 रुपए का, लेकिन कैश नहीं आया। अब ऐसे ही प्रॉफिट और कैश में यही फर्क है। कहने को प्रॉफिट तो हो गया मुझे, लेकिन कैश 1 रुपए जेब में नहीं आया। अब जो कंपनी कैश में डील करती है वो डेप्ट इशू कर ले, जो कंपनी कैश में डील नहीं करती है, क्रेडिट में डील करती है,
वो भैया डेप्ट से थोड़ा दूरी बनाए और इक्विटी इशू करे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर कैश होगा तभी तो इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओगे ना। अरे डेप्ट लोगे तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा भैया, तो तभी तो इंटरेस्ट पे कर पाओगे ना, जब आप कैश फ्लो आपकी कंपनी का स्ट्रांग होगा। अगर कैश फ्लो स्ट्रांग होगा तो आप डेप्ट की पेमेंट कर पाओगे। वही लिखा भी हुआ है, अ कंपनी विद अ स्ट्रांग कैश फ्लो पोजीशन कैन टेक द एडवांटेज ऑफ डेप्ट बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कैन बी प्रिफर्ड बाय द कंपनीज व्हेन देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ कैश। कहा क्या जा रहा है, देखो, अगर कोई कंपनी के पास स्ट्रांग कैश फ्लो पोजीशन है, अगर कंपनी के पास कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, तब कंपनी डेप्ट इशू कर ले, क्योंकि तब वो इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट वो कंपनी तभी कर पाएगी जब कैश फ्लो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है सर, ये इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताते हैं। देखो, ओनर्स फंड इज प्रिफर्ड बाय फर्म्स विद अ हायर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या कहा जा रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या है, सबसे पहले तो ये सुन लो बेटा, ऐसे खर्चे जो ऑपरेट करने में लगते हो, ऐसे खर्चे जो ऑपरेट करने में लगते हो उन्हें हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि कंपनी चल रही है, कुछ ही रेंट देना पड़ रहा है तो रेंट, लेबर्स को सैलरी देनी पड़ रही है, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, है ना, ये सारे खर्चे क्या होते हैं, ये सारे खर्चे आपके होते हैं, हाँ, ये सारे खर्चे, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं। यानी कि कंपनी को चलाए रखने के लिए जो आप खर्चा करते हो ना, जो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट देते हो, उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपकी कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब आपका खर्चा ज्यादा होता है ना, तो भैया इक्विटी इशू कर लो। ठीक है, इक्विटी इशू करो, डेप्ट से दूरी बनाओ। अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की कम है, उस केस में आप डेप्ट को गले से लगा सकते हो और इक्विटी को दूर कर सकते हो। पूछो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं बेटा, अगेन वही बात है, जब आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही वापस करना पड़ता है। अगर कंपनी की कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो कैसे वापस करेगी, तब वो वापस नहीं कर पाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि डेप्ट ना ले, इक्विटी इशू करें। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कम होगी ना तो फिर आप डेप्ट प्रिफर कर सकते हो, अब आप इक्विटी से दूरी बना सकते हो, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, खर्चा आपका बच रहा है, तब आप इंटरेस्ट की पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं यार अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कंट्रोल कंसिडरेशन और इसी के साथ साथ स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब देखो क्या होगा ना बेटा, जब आप इक्विटी इशू करेंगे, देखिए यहां पे आपको थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं लेना है, यहां पे आपको लॉजिकल ज्ञान लेना है। अगर आप इक्विटी इशू करेंगे, अगर आप कंपनी की इक्विटी बेचेंगे तो होगा क्या, उससे कंपनी की इक्विटी बिकेगी तो बहुत लोगों के हाथ में आपकी कंपनी का कंट्रोल चला जाएगा। जैसे अभी कंपनी की 100% इक्विटी मेरे पास है, मैंने 10% अमन सर को, 10% गगन सर को, 10% आदित्य सर को, 10% प्रिंस सर को बेच दिया। अब मेरे पास हो गई 60, बाकी के पास हो गई 10 10 10 10 यानी कि 40। अब मेरी कंपनी का कंट्रोल पहले एक आदमी के हाथ में था, अब 5 लोगों के हाथ में, एक तो मैं और 4 और, समझ रहे हो। अब ये बताओ कि ये तो अच्छी बात नहीं है ना मेरी कंपनी के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी कंपनी का कंट्रोल बहुत लोगों के हाथ में चला जाएगा तो मेरी तो कम चलेगी भाई, बाकी लोगों की भी सुनी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में रहे ना, अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते हो, कंट्रोल आपको डाइल्यूट नहीं करना है, तो आप डेप्ट प्रिफर करिए, क्योंकि डेप्ट में आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके पास रहता है, बस आप लोन ले लेते हो। इक्विटी की बात किया जाए तो अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इक्विटी इशू करिए। ठीक है, क्योंकि इक्विटी में कंट्रोल डाइल्यूट होगा, तो अगर कंट्रोल डाइल्यूट करना है तब इक्विटी, नहीं करना है तब डेप्ट। और लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। चलो पहले यही समझ लेते हैं, यहां पे जो लिखा वो भी पढ़ लेते हैं। द इशू ऑफ मोर इक्विटी शेयर्स में लीड टू अ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। अगर आप ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आपका कंट्रोल क्या है, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करते हो तो कंट्रोल क्या है आपका, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, डेप्ट फाइनेंसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डेप्ट फाइनेंसिंग हैज नो सच इंप्लीकेशन। लेकिन अगर
आपको कोई दिक्कत नहीं है कंट्रोल खोने में, तब आप क्या कर सकते हो, इक्विटी के लिए जा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर कंट्रोल खोने में कोई दिक्कत नहीं, तब आप इक्विटी पे जाइए, अगर दिक्कत है तो भैया आप डेप्ट पे जाइए। अब आते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो, कैपिटल मार्केट उठता भी है, बढ़ता भी है। बड़ी सिंपल सी बात है, जब कैपिटल मार्केट बढ़ रहा हो, कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, जब स्टॉक मार्केट अच्छी कंडीशन में हो, जब स्टॉक मार्केट चढ़ रहा हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट घटता बढ़ता रहता है, आपको तो पता ही है। फाइनेंशियल मार्केट नेक्स्ट चैप्टर है, वहां पे पढ़ोगे भी, उसके लिए भी ट्यून रहो चैनल से। स्टॉक मार्केट जो है ना वो बढ़ता है, घटता भी है। अब स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रहा हो, उस केस में आपके शेयर के दाम तो ऑलरेडी हाई हो जाएंगे, उस केस में इक्विटी प्रेफर कर सकते हो। स्टॉक मार्केट अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है, अगर अच्छी कंडीशन में स्टॉक मार्केट नहीं है बेटा, उस केस में आप डेप्ट प्रेफर कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है, इन द केस व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, जब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा हो, इस केस में पैसा उठाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब लोग आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर में इंटरेस्टेड है। इसीलिए कह रहा हूं, स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रहा हो तो इक्विटी बेचो, स्टॉक मार्केट अगर घट रहा हो तो फिर डेप्ट में काम चला लो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, बट इन अ केस ऑफ डिप्रेस्ड मार्केट कंपनी में फेस डिफिकल्टीज। अगर मार्केट डिप्रेस्ड है, उस केस में कंपनी को डिफिकल्टीज आ सकती हैं इक्विटी शेयर्स बेचने में। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। अब यार ये टॉपिक कैसा लगा, सबसे पहले तो आपको ये बताना है, क्लैरिटी के साथ बताना है कमेंट करके कि सर ये टॉपिक्स हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आज मैं इतना ही कवर कर रहा हूं, सोच के तो ज्यादा आया था, बट कवर इतना ही करूंगा क्योंकि वो फिर क्लास आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज जो कवरेज की बात है ना, कवर तो अपन इतना ही कर रहे हैं, बट आज कुछ और चीजों के बारे में भी अपन आज बात करने वाले हैं, और वो बात होने वाली है आपके CUET के पेपर से रिलेटेड, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो बात आज हम करने वाले हैं। तो देखो, आप बच्चों की डेट्स आ चुकी हैं CUET की, वो हो रहा है 15 मई से लेकर 31 मई तक। कब से कब तक? 15 मई से लेकर 31 मई तक आपका CUET का पेपर है। आपको भी पता है कि 16 लाख 17 लाख 18 लाख बच्चा जो है वो CUET का पेपर दे रहा था 2023 में। 2024 में जो है वही बच्चा बढ़ के 20-25 लाख भी होगा। एंड अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस की बात करता हूं तो वहां पे भी सीट्स की बात किया जाए तो 71,000 हैं सीट ओनली, सिर्फ 71,000 71,000 सीट्स आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अब सोचने का समय आ चुका है, आपकी बारी है सोचने की कि सर मेरा एडमिशन होगा जो मैं अभी ज्यादा तैयारी नहीं कर रहा हूं, या उस बच्चे का एडमिशन होगा जो मेरे से 1 महीने पहले से ही बैचेस में एनरोल्ड है एंड बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहा है, कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहा है, तो सर उसका सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन होगा? अब यहां पे आपको यह विचार करना है कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ चुका है ना। अब आप एक स्कूल के दायरे में नहीं हो जहां पे 60-70 बच्चा और आपको रैंक लेके फर्स्ट आना है। अब आप पूरे इंडिया के बच्चों से कंपटीशन कर रहे हो, 25 लाख बच्चों से कंपटीशन करोगे आप 2024 में 71,000 सीटों के लिए। और 71,000 सीट कोई ज्यादा नहीं होती है। आप अपने कोर्स की फिल्टर लगा लीजिए, फिर आप SC ST जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी का फिल्टर लगा लीजिए, यानी कि कैटेगरीज का फिल्टर लगाने के बाद ना आपके पास जो सीट्स बचेंगी वो बहुत कम होंगी। अब एक बात आपको यह सोचनी है कि आपका एडमिशन होना है या फिर उन बच्चों का एडमिशन होना है जो ड्रॉपर्स है, जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों का होना है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि फरवरी मार्च से हो जाएगा ना, तो नहीं होगा। ठीक है यार, 71,000 सीट के लिए ना बच्चा रो रहा है, जब वो निकल चुका है ना CUET 2023 का पेपर देके और उसका नहीं हुआ, उसने पूरी दम लगा दी ना, और CUET में स्कोर भी जो है उसका बहुत अच्छा नहीं आ पाया और मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, वो बच्चा ड्रॉप करके फिर तैयारी कर रहा है, आप उसके बारे में सोचिए, निकल जाएगा आपका ऐसे ही। आप समझ रहे हो? तो भैया यहां पे आपको यह देखना है कि आपके जो ड्रीम्स है, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसका जो रास्ता है ना वो पतला ही है। पतले रास्ते में अकेले ही चलना पड़ता है। ठीक है, और कहते भी हैं कि जो लोग अपने ड्रीम के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं ना,
उनका ड्रीम ही कभी ना कभी सैक्रिफाइस हो जाता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो जुड़ रहे हैं हमारे पैक्स में, हमारे बैचेस में, एंड उन्होंने अपनी पढ़ाई अव्वल दर्जे से शुरू कर दी है। आप उनसे पीछे हैं, आप उनसे पीछे ना रह जाएं, ये आपको इंश्योर करना होगा, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। तो वो आपको कहां मिलने वाला है? वो आपको मिलने वाला है महापैक के अंदर। अब ये महापैक बेसिकली है क्या? देखो, अड्डा 24/7 ने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है एक ऐसा पैक जिसमें सारे बैचेस इनरोल्ड हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे मान लो अभी हमारा चल रहा है सफलता बैच। अब सफलता बैच है मान लो 6,500 रुपए का या 6,700 रुपए का। महापैक आ रहा है 8,400-500 में, मतलब आपको लगभग 2,000 रुपए और लगाने हैं। और अब से लेकर सीयूटी का पेपर हो जाने तक जितने भी बैचेस आपको है ना वो महापैक के अंदर आएंगे। आप क्या चाहोगे कि जनवरी फरवरी तक पढ़ लें? अगर आपको लग रहा है कि जनवरी फरवरी तक पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट लाके काम चला लोगे तो आप सफलता बैच ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना है, मई तक पढ़ना है जब तक मेरा पेपर ना हो जाए, देन उस केस में ना आपको महापैक की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको वो बैचेस, वो पैक्स कहां देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देखो, आपको सबसे पहले तो अड्डा 24/7 का जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है और हमारी कम्युनिटी से जुड़ना मत भूलना। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि कैसे कैसे कहां कहां आपको बैच मिलेगा। अड्डा 247 पे जाना है, आपको पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम दिख जाएगा, आपको CUET कॉमर्स नजर आ जाएगा, एंड देन फिर आपको ये महापैक, देखो सफलता बैच ये है। सफलता बैच आपका क्या है, मैं आपको कूपन कोड लगा के दिखा देता हूं कि कितने का पड़ रहा है। अब सफलता बैच में अगर आप कूपन कोड लगाते हो Y769, तो देखो Y769 लगाने के बाद आपका जो ये अमाउंट आएगा इसका सफलता बैच का वो आएगा 6639, यानी कि लगभग 6,600 रुपए, ठीक है। और ये जो बैच है यहां पे आप सारी चीजें देख सकते हो, स्टडी प्लान वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हो। ये देखो कब कौन सा टीचर कब क्या पढ़ा रहा है ये सब आपको स्टडी प्लान में नजर आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे बिजनेस स्टडीज खोल के दिखाते हैं। ये देखो कब होंगी क्लासेस, कहां होंगी, कैसे होंगी, टाइम क्या होगा, दिन क्या होगा, किस दिन अपन क्या पढ़ रहे होंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सफलता बैच में आपको नजर आ जाएंगी। अब सफलता जैसे और बैचेस का फायदा उठाने के लिए ना कि भैया हाँ सफलता बैच है, इसके अलावा और जितने भी बैच हैं हमें सबका फायदा उठाना है, इसके लिए आता है आपके लिए महापैक। अब महापैक में जैसा कि मैंने बताया कि सफलता के बाद तक जितने बैचेस लॉन्च होंगे ना वो सब इसमें आते रहेंगे, ठीक। अब ये आपकी चॉइस है, आप कॉन्टिन्यूअसली पढ़ाई करना चाहते हो देन आपको महापैक के अंदर आना है। अगर आप एक बार पढ़ के फिर मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हो तो आपको सफलता बैच के अंदर आना है। अब महापैक का मैं आपको सीन बता देता हूं, क्या सीन है। देखो ये आपने महापैक पे गए या आपने कूपन कोड लगाया Y769, अप्लाई किया, एंड अप्लाई करने के बाद ये आपका पड़ रहा है 9,129 रुपए का, ठीक है, यानी कि लगभग 2,2400 रुपए ये ज्यादा पड़ रहा है। बट अगेन भूलना मत कि इसमें और भी बहुत सारे बैचेस हैं। यहां पे आपको ई बुक्स मिल रही हैं, यहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की डोमेन, लैंग्वेज, जीटी, यहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, यहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, क्विज़ेस मिल रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस हो रहे हैं। तो ये सारा फायदा है। अब ना ये बैचेस आपके लिए हैं एंड इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इनफैक्ट। तो अब आपको यह देखना है कि कहीं आप इन सारे बच्चों से, उन ड्रॉपर्स बच्चों से जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं पीछे ना रह जाएं। यह इंश्योर करना आपका काम है। हमारा काम था आपको सही राह दिखाना कि यह है भाई सही राह, चलना आपका काम है। समझ गए ना बात को? तो यह है यार सीन, जो भी बैचेस का है वो मैंने बता दिया क्योंकि बहुत बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल ऐसी ही हो रही है और डिटेल में हो रही है, तो उसके लिए आपको ये ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है यार, अभी आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है। बहुत सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, एंड आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट्स भी मिलते रहेंगे। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।